हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है या करने वाले हैं वो जमकर अपनी सीटेट के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल जो हमने CDP का 15 क्वेश्चन लगाया था, तो आज हम उसके नेक्स्ट आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपना स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए हुए लगाते हैं अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? अहम केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, प्रायारात्मक स्थिरता। तो गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सृजनात्मक सोच को अलग अलग चिंतन के रूप में माना है, जिसमें प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार जैसे 4 तत्व शामिल किए हैं। तो ये जो है वो सृजनात्मकता का लक्षण है, ये तीनों जो हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल भी नहीं। अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण नहीं। सेकंड में है अधः संरचना अभिगम्यता। थर्ड है अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण, तो हमें कभी भी सख्त दृष्टिकोण है तो ये निगेटिव ही है। चौथा है विशेष स्कूलों में स्थापन, तो अगर हम विशेष स्कूल बना देंगे तो वो समावेशन का उदाहरण नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा, अधः संरचना अभिगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? फर्स्ट है अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिकता या मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्य अवस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं। तो अधिगम विकारों का बहुक्रम है जिसमें बच्चों के अधिगम में यानी सीखने में कठिनाई होती है। तो ये जो है वो इसका आंसर जो है पहला हो जाएगा कि अधिगम विकारों का बहुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथक्करण और लैबलिंग। तो पृथक्करण और लैबलिंग ही समावेशी का सिद्धांत नहीं होगा, क्वेश्चन निगेटिव है। तो हमें कभी भी अगर हम पृथक्करण कर देंगे तो मतलब अलग अलग कर देंगे तो वो समावेशी अध्यापन नहीं हो पाएगा। तीसरा है विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, तो हम व्यवस्था को विभिन्नता के लिए अगर व्यवस्था का अनुकूलन करेंगे तो वो समावेशी में ही आएगा। चौथा है व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना, तो ये भी समावेशी में आएगा। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है तो इसका आंसर भी निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कथन वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसमें कथन दिया हुआ है कि कुम्हार समुदाय से आने वाले बच्चे मात्र संख्या के संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसका कारण पढ़ लेते हैं। कारण जो है वो अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में रूपायित होता है। तो ये इसका कारण भी बिल्कुल सही लग रहा है कि इसका कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि किसी बच्चे में स्कूली संदर्भ से पहले सामाजिक संदर्भ होता है। तो ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है इसमें, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? मॉडल क्रियाओं को याद रखना, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, मॉडल के व्यवहारों का दोहराना और अभ्यास करना। तो व्यवहार के अवलोकन द्वारा सीखने में सबसे पहले आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, यानी कि मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटि को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमज़ोर और तेज छात्रों की पहचान कर सकती है। तो ये अगर कमज़ोर और तेज बच्चों की अगर पहचान करेंगे तो ये एक तरह से पृथक्करण का उदाहरण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। सेकेंड है कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, तो ये पॉजिटिव आंसर लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। चौथा है वह अधिगमकर्ताओं और पृथक अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है, तो हमें श्रेणीबद्ध नहीं करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि त्रुटि को समझने का मतलब है कि अध्यापिका को समझने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार का चिंतन कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा कि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल्य केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है प्रयोगात्मक और फोर्थ है व्यवहारात्मक। तो प्रयोगात्मक होनी चाहिए, यानी जिसमें प्रयोग द्वारा सीखा जाए उसकी बात एनईपी करता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर तन्वी जो है वो भाव व्यक्त कर रही है गहरे लंबे श्वास को लेकर, तो वो समस्या समाधान नहीं कर रही है, परिहार्यता नहीं कर रही है या फिर इनकार नहीं कर रही है एग्जाम से, वो भाव को व्यक्त कर रही है, यानी कि भाव प्रबंधन कर रही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा, भाव प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपने बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक फर्स्ट है प्रतियोगी अधिगम करता है, बिल्कुल भी नहीं, कहानी का बुक वो प्रतियोगिता को सीखने के लिए नहीं कर रही है। और सेकंड है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम करता है, बिल्कुल सही, कि उसको कोई नहीं बोल रहा है, यानी कि उसको इंटरनल मोटिव आ रहा है कि हमें ये कहानी के बुक को पढ़ना चाहिए। निष्पाद नोभिमुखी अधिगम करता है, बाह्य रूपी से प्रेरित अधिगम करता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा कि वो अपने आप अंदर से वो प्रेरित है कहानी के बुक को पढ़ने के लिए, आंतरिक रूप से प्रेरित है, अधिगम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है। अधिगम अक्षमता, किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार, आधारहीन विचार, संकल्पना का अस्थायी ठहराव। तो यह किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। अधिगम अक्षमता नहीं है, आधारहीन विचार नहीं है या संकल्पना का अस्थायी ठहराव नहीं है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना, तो ये नहीं होगा, मूर्त से अमूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि मूर्त जो है वो जो चीज़ हमें सामने दिखाई देता है वो मूर्त हुआ, और जो चीज़ हमें सामने नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सोचना तो वो अमूर्त हो जाता है। तो ऐसा में नहीं करना है, पहले बच्चों को सामने चीज़ों को दिखा के और फिर उसको जो है बिना चीज़ें देखे हुए संकल्पना की ओर बढ़ना है, तो सेकंड नहीं होगा। थर्ड है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और छात्र पंजिका का इस्तेमाल करना, तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 2 नंबर पे है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के सार्थक अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। सेकंड है प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने में तत्काल भूलने की संभावना है। तो देखिए सिर्फ अभ्यास करना अधिगम के लिए प्रभावकारी नहीं होता है, ये आप ऐसा है, तो इसलिए ये कहीं से भी प्रभावकारी नहीं होगा जो बार बार हमें रोट लर्निंग करवाए या फिर अभ्यास करवाया जाए, प्रैक्टिस करवाया जाए, तो ये प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। और चौथा कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास सार्थक अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है, तो जटिल प्रक्रिया की बात नहीं है, लेकिन ये कहीं से भी अधिगम जो है वो उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, प्रभावकारी नहीं है अधिगम के लिए ये प्रैक्टिस जो है वो, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, बिना बोधन के प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसमें ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि लोग को जल्दी निर्णय समस्या को हल करने की अनुमति दे देता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ही जल्दी, और एल्गोरिथम उसका ठीक उल्टा होता है। तो ये दोनों ही प्रभावशाली हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 और 2 होगा, तो ये सेकेंड नंबर पे 1 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है।
तो ये यहाँ पे नहीं दे रहा है, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन निगेटिव है, तो रटंत स्मृति जो कि बिल्कुल ही निगेटिव सेंटेंस या वर्ड कह लीजिए है। तो मुझे तो यही लग रहा है, मस्तिष्क उद्वेलन, स्कीमा सक्रियता या संकल्पना मानचित्रण, ये नहीं है। इसका आंसर जो है वो रटंत स्मृति है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर निगेटिव पूछ रहा है तो आपको उसका आंसर भी निगेटिव लगा के आना है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 15 मैंने कल कराए थे, 15 मैंने आज कराया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को लगाए होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने स्कोर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर आए, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके जो प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत ही इससे सुधार देखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं पे तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल ईवीएस का प्रीवियस ईयर कराऊंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैथ्स का भी करवाने के लिए, तो मैथ्स का करवाने के लिए ना थोड़ी सी सुविधा की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास नहीं है, और इस फ़ोन पे मैथ के क्वेश्चन को ना सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं मैथ्स का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। मैं सिर्फ ईवीएस और ये क्या कहते हैं CDP ही करा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।